गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और सारे वीडियोस को देख रहे होंगे। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का पार्ट 4। इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट देखे थे जिसमें उनके कॉजेज क्या क्या थे। तो पॉलिटिकल कॉजेज देख चुके थे, सोशियो रिलीजियस कॉजेज देख चुके थे, इकोनॉमिक कॉजेज देख चुके थे। अब 2 कॉज और बच जाते हैं हमारे पास। चौथा है मिलिट्री कॉज और पांचवा है इमीडिएट कॉज। तो आज उन दोनों कॉजेज को हम लोग देखेंगे इस पार्ट 4 में, और फिर लिटरली हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग मिलिट्री कॉजेज से, जो हमारा 4th कॉज था। ओके, इससे पहले अगर कोई भी डाउट हो तो आप बाकी के 3 वीडियोस को देख सकते हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं मिलिट्री कॉजेज। मिलिट्री, जैसा कि आप जानते हैं कि ये ब्रिटिश जब यहाँ पे आए थे तो यहाँ आने के बाद उन्होंने जो अपनी मिलिट्री तैयार की थी उसमें उनके बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, बल्कि कौन थे, इंडियन सोल्जर्स को ही रिक्रूट किया गया था, क्योंकि उतनी बड़ी तादाद में वहाँ से इंग्लैंड से लोगों को लाना संभव नहीं था। तो वो लोग यहाँ से ही यहाँ के सोल्जर्स को पहले रिक्रूट किए, कुछ प्रलोभन देकर उनको रिक्रूट तो किया गया, लेकिन बाद में बहुत सारे वादे खिलाफी किए गए। जो उनको वादा किया गया था उस हिसाब से उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती थी, और कहीं ना कहीं जब आप किसी से किसी प्रकार का काम करवाते हैं, वादा कुछ और करते हैं और बाद में उन्हें धोखा मिलता है, तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है। तो बस यही हाल था भारतीय सिपाहियों के साथ भी, यही हुआ था कि उन्हें कहा कुछ और गया था और उनके साथ बर्ताव कुछ अलग हो रहा था। तो पहला मिलिट्री कॉज हम लोग देखेंगे, फर्स्ट क्या है, दैट इज इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स। इल ट्रीटमेंट का मतलब होता है बुरा व्यवहार होना। ठीक है, तो किस प्रकार से बुरा व्यवहार होता था, जबकि भारतीय सोल्जर नंबर में भी ज्यादा थे, किसी प्रकार का उनका जो हुनर था वो ब्रिटिश सिपाहियों से कम नहीं था बल्कि ज्यादा था। ये जो अपना डोमिनियन, ये जो अपना एम्पायर ब्रिटिश का बढ़ाने में मददगार भारतीय सिपाही ही थे, लेकिन फिर भी उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। पुअरली पेड, उनकी तनख्वाह जो है वो बहुत कम थी। इल फेड, खाने में उनको बहुत अच्छा खाना नहीं दिया जाता था, जो खाना ब्रिटिश सिपाहियों को दिया जाता था उससे खराब खाना इनको मिलता था। बैडली हाउस्ड, रहने का भी जो इंतजाम था वो बहुत ही बुरा था। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सिपाहियों से कंपेयर अगर किया जाए तो काम उतना ही कर रहे हैं, और यहाँ पे इनके साथ भेदभाव हो रहा है, इनके साथ सलूक अच्छा नहीं होता था। देन कास्ट सेक्टेरियन मार्क्स बियर्ड्स वर रिस्ट्रिक्टेड। तो ऐसा कोई भी मार्क, ऐसा कोई भी सिंबल जो कि जाति का सूचक हो या फिर किसी संप्रदाय का सूचक हो, सांप्रदायिक हो, उसको वो लोग क्या कर रहे थे, उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, प्रोहिबिट कर रहे थे कि नहीं, कोई दाढ़ी नहीं रख सकता है, कोई चोटी नहीं रख सकता है। और इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे भारतीय सिपाहियों की का सेंटिमेंट जो है वो हर्ट हो रहा था, और जब किसी का सेंटिमेंट हर्ट होता है तो वो ऑब्वियसली अगेंस्ट में चला जाता है। तो ये एक रिलीजियस सेंटिमेंट था जो कि हर्ट हो रहा था। दोनों ही कारण हम लोगों ने देखे। इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स में क्या, कि उनको ना अच्छी तनख्वाह दी जाती थी, ना खाने को दिया जाता था, ना तो अच्छा घर दिया जाता था रहने को, और साथ ही साथ क्या, उनको उनके धार्मिक विश्वास को मानने पर भी रोक लगाई जाती थी। सेकेंड कॉज में आते हैं। सेकेंड, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। 1856 में एक एक्ट लागू कर दिया गया, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या था कि अब इस एक्ट के तहत कि किसी भी भारतीय सिपाही को कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है सेवा करने के लिए, मतलब अपना ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। तो अपना ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कहीं भी जाना पड़ सकता है, मतलब समुद्र पार इंग्लैंड भी जाना पड़ सकता है। ये ब्राह्मणों के सेंटिमेंट में बहुत बड़ा चोट था, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए ये एक क्या कहते हैं, निषिद्ध कार्य था कि नहीं, वो वर्जित था, वो समुद्र पार नहीं जा सकते। ठीक है, ये तब की सोच थी। तो कहीं ना कहीं ये एक्ट पास करके जो ब्राह्मण सोल्जर्स थे वो लोग काफी एग्रेसिव हो गए और वो लोग अगेंस्ट हो गए ब्रिटिश के। ओके, देन थर्ड में आते हैं, दैट लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंडियंस इन ब्रिटिश आर्मी। तो जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें भारतीयों का प्रोपोर्शन जो था वो बहुत ज्यादा था। किस प्रकार से ज्यादा था कि 4000 भारतीय सैनिक होते थे तो उसमें से एक जो है वो ब्रिटिश सोल्जर होता था, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि उनका रेशियो काफी कम है। तो क्या कहें, रेशियो ऑफ ब्रिटिश वाज 1:4000, 1 out of 4000 ओनली। ओके,
1/4000 आर्मीज, एक ही ब्रिटिश आर्मी था, एक ब्रिटिश सिपाही होता था 4000 सैनिक में, जो कि काफी कम है किसी के लिए। अब इसी बात को लेकर डलहौजी ने कहा कि नहीं नहीं, ज्यादा रिक्रूटमेंट होना चाहिए ब्रिटिश आर्मी का, ब्रिटिश सोल्जर को ज्यादा यहाँ पे रखना चाहिए। और इस बात पे उन्होंने रिक्रूटमेंट तो शुरू कर दिया, लेकिन उनको लोग ही नहीं मिले। अब जब लोग नहीं मिले तो जो ब्रिटिश सोल्जर, जो यहाँ पे जो इंडियन सोल्जर्स पहले से थे, उनको तो लगा ना कि अच्छा हमसे पहले काम करवा लिए और जब सारा काम हो गया तो अब इनको ब्रिटिश सोल्जर चाहिए, तो इसका मतलब उनका इंपॉर्टेंस जो है ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स का इंपॉर्टेंस इनके नजर में कम है। तो ये बात जो है इंडियन सोल्जर्स को काफी बुरा लगा कि पहले हमसे काम कराया गया और बाद में जब सारा काम हो गया, जब हम लोगों ने इनका एम्पायर एक्सटेंड करने में मदद किया, अब ये चाहते हैं कि यहाँ पे क्या लाया जाए, ब्रिटिश सोल्जर लाया जाए। तो वो लोग भी क्या हो गए, ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए और मन ही मन जो है उन लोगों ने भी ठान ली कि जब सही समय आएगा तो इन पे चोट किया जाएगा। ओके, नाउ ब्लिक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशंस। जितने भी भारतीय सोल्जर्स थे जो कभी इंडियन प्रोविंस के टाइम में ऊंचे अच्छे पोस्ट होल्ड करते थे, उन लोगों को भी अच्छे पोस्ट से हटा दिया गया था, हाई पोस्ट से हटा दिया गया था और उनके प्रमोशन के कोई चांसेस नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ इंडियन सोल्जर्स अगर सबसे हाईएस्ट रैंक में जा सकता था तो वो रैंक था सूबेदार का, जो कि काफी नीचला रैंक होता है। ठीक है, तो भारतीय सिपाहियों के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था प्रमोशन का। तो ये कहीं ना कहीं उनको बुरा लगता था कि हम लोग काम भी उतना ही करते हैं और उससे ज्यादा हुनरमंद हैं, लेकिन बावजूद इसके ऊंचे पोस्ट सिर्फ और सिर्फ रिजर्व कर दिए गए थे किनके लिए, ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए। ओके, कमिंग टू फिफ्थ, डेप्रिवेशन ऑफ अलायंसेस। तो क्या हो रहा है कि अब धीरे धीरे उनका साम्राज्य बढ़ रहा था, ब्रिटिश का डोमिनियन जो है वो बढ़ रहा था और सिपाहियों को जब मन तब जहां तहां भेजा जाने लगा कैप्चर करने के लिए, संभालने के लिए। लेकिन अब अलाउंस मतलब होता है भत्ता। जब हम किसी को अपना काम करवाते हैं, कहीं एक्स्ट्रा भेजते हैं, एक्स्ट्रा काम करवाते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। लेकिन अब इनका साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका था कि हर दिन ही बहुत सारे सैनिक को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाता था। ऐसे में वो लोग क्या किए कि किसी प्रकार का एक्स्ट्रा जो है भत्ता उन लोगों को नहीं दिया गया, विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेमेंट, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट उनको नहीं दिया जाने लगा और अपने घरों से उनको दूर भेज दिया जाने लगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो है ब्रिटिश सोल्जर्स को, इंडियन सोल्जर्स को काफी ज्यादा खटकी कि हम लोग काम एक्स्ट्रा कर रहे हैं और हमारा पेमेंट वहीं का वहीं है, तो ये नुकसान वाली बात हो गई। ठीक है, इसी बीच में एक एक्ट भी ले आया गया, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, जिसके तहत कि उनके पास कुछ प्रिविलेज होते थे कि वो कहीं भी रहेंगे तो फ्री में अपने घर तक डाक सेवा का यूज कर सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 से उनका ये प्रिविलेज भी छीन लिया गया। अब वो फ्री में डाक सेवा का भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 1854 के बाद तो ये कंडीशन भी जो है ये सिपाहियों को बिल्कुल बहुत ज्यादा बुरा लगा और इन लोगों ने भी क्या सोचा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने का। ये सारा ही कॉज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से मिलिट्री जो है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़ी हो गई। तो ये सारे कारण हैं। फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश लोग बहुत चालाक होते हैं, लेकिन एक जगह पे उन्होंने मिस्टेक कर दिया। क्या कि जितने इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक जगह थे जैसे कि दिल्ली और इलाहाबाद, वहां पे ब्रिटिश लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिपाहियों को ही डिप्यूट करके रखा, वहां पे उनका अपना कोई भी सिपाही नहीं था। ठीक है, अब इस तरह से क्या हो गया कि इस टाइम में ही जब ये जो सिचुएशन चल रहा था, इसी बीच इंग्लैंड जो है वो भारत के बाहर भी बहुत सारे युद्ध में इंगेज था, है ना। जैसे पर्शियन वार था, चाइनीज वार था, ये सब में, क्रीमियन वार था, ये सब में वो लोग इंगेज थे। अब ये लोग जो दिल्ली और इलाहाबाद में पूरी तरह से सिर्फ इंडियन सोल्जर्स ही थे, वो लोग तो सारी सिचुएशन से वाकिफ थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो किस प्रकार से उनका शोषण कर रहे हैं। और वो लोग, उन लोगों को लगा कि ये सही समय है कि अभी वो लोग उधर व्यस्त हैं, अपना ये इलाका बचाने का पूरा जो है वो निर्भर है किस पे, इंडियन सोल्जर्स पे। तो सही समय जैसे ही आएगा हम लोग स्ट्राइक करेंगे और ब्रिटिशर्स को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स। ब्रिटिश ट्रूप्स का परफॉर्मेंस भी कहीं कहीं बहुत पुअर हुआ, बहुत खराब हुआ। वो क्या था, कई सारे वार्स में वो लोग जो है हार रहे थे, उनकी स्थिति बुरी हो रही थी। पंजाब में जब युद्ध लड़ा गया तब भी उनकी स्थिति खराब थी। अब इसी बीच में 1855-1856 में 1855 और 56 के समय
संथाल जानते होंगे कि बिहार, झारखंड, बंगाल में संथाल नाम की एक प्रजाति है। तो वो संथाल जाति के जो लोग हैं, उन लोगों ने जो है कुल्हाड़ी और तीर धनुष इसका उपयोग कर ही उस क्षेत्र से ब्रिटिशर्स का सफाया कर दिया। उग्र आंदोलन हुआ, नाम सुने होंगे आप लोगों ने, बिरसा मुंडा, है ना। तो उसी तरह के कुछ बड़े बड़े नेता भी थे और उग्र आंदोलन हुआ वहां पर, और उस आंदोलन में ब्रिटिशर्स का पूरी तरह से वहां पे सफाया कर दिया गया। सफाया तो कर दिया गया, लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद 4 महीनों में वापस उसको फिर से कैप्चर भी कर लिया गया। तो जो भी हो, जब वहां से सफाया कर दिया गया तो यही चीज है, इसी चीज की कमी थी जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि सिर्फ एक टुकड़ा, एक जगह का व्यक्ति लड़ता था, एक जगह के सिपाही लड़ते थे। यहाँ पे सिर्फ संथाल ने लड़ा और ब्रिटिशर्स को यहाँ से खदेड़ दिया। लेकिन यही चीज अब इनको समझ में आने लगा कि अगर हम लोग सारे भारतीय एक होकर लड़ें तो शायद इनको पूरे इंडिया से उखाड़ के बाहर फेंक सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज की कमी थी जो अब लोगों को समझ में आने लगा कि हम लोगों को कैसे लड़ना है, एक होकर लड़ना है। क्योंकि संथाल ने जब लड़ा तो उनको जरूर यहाँ से सफाया कर दिया था, भले ही वो बाद में रिकैप्चर हो गए थे। ओके, 8वां पॉइंट है लो सैलरीज। तो ब्रिटिश सोल्जर्स जो हैं उनको भारतीय सोल्जर्स के तुलना में 8 गुना ज्यादा सैलरी मिलती थी, 8 गुना ज्यादा। अब सोच सकते हैं कि कितना बड़ा भेदभाव है। अगर किसी को 100 रुपया मिल रहा है, ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स को 100 रुपये मिल रहा है तो उनको 800 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा भेदभाव था, जबकि काम उतना ही था, काम उनसे ज्यादा करते थे ये लोग। तो ये सारा ही कंडीशन जो है ये कहीं ना कहीं मिलिट्री को बिल्कुल क्या कर रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लेके जा रहा था। ठीक है, एक बार क्विक में देखेंगे हम लोग क्या क्या मिलिट्री कॉजेस थे। तो इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स, भारतीय जो सिपाही थे उनके साथ बुरा बर्ताव का होना। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856, इस एक्ट के तहत क्या था कि अब उनको कहीं भी बाहर भी भेजा जा सकता है, वो मना नहीं कर सकते हैं अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए। लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इंडियंस इन ब्रिटिश आर्मी, भारतीय सिपाहियों का ज्यादा होना। ब्रिटिश आर्मी में भारतीय सिपाही ज्यादा थे और वो मौके की तलाश कर रहे थे कि कब सही मौका मिले कि इनके अगेंस्ट हो जाना है। ब्लिक प्रोस्पेक्टस ऑफ प्रमोशंस, प्रमोशन के चांसेस बहुत ही कम थे, सूबेदार से ज्यादा ऊंचा पोस्ट उनको नहीं दिया जाता था। डेप्रीवेशन ऑफ अलाउंसेस, किसी भी प्रकार का जो अलाउंस था वो छीन लिया गया, और जबकि काम उनसे ज्यादा कराया जाने लगा, घर से उनको दूर भेजा जाने लगा, और साथ ही जो फ्री डाक सेवा का वो लोग यूज करते थे वो भी उनसे छीन लिया गया। फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स, ट्रूप्स जो है वो लोग कहीं ना कहीं गलत सेट कर चुके थे। दिल्ली और इलाहाबाद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जगह था, स्ट्रैटेजिक एरिया था, वो वैसे जगहों में सिर्फ और सिर्फ इंडियन सोल्जर्स ही वहां पे थे, कोई ब्रिटिश सोल्जर वहां पे नहीं था, और इसका फायदा जो है इंडियन सोल्जर्स ने उठाया। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स, ब्रिटिश ट्रूप का परफॉर्मेंस भी जो है वो बहुत अच्छा नहीं था। 1855-56 में हमने देखा कि संथाल लोगों ने बिहार, बंगाल के कुछ क्षेत्र से उन लोगों का बिल्कुल सफाया कर दिया था। एंड लो सैलरीज, लो सैलरीज, इंडियन सोल्जर्स की सैलरीज जो है वो काफ़ी कम थी, और ब्रिटिश सोल्जर्स की जो सैलरी है इनकी तुलना में उनसे 8 गुना ज़्यादा, ब्रिटिश सोल्जर्स की सैलरी जो है वो 8 गुना ज़्यादा थी भारतीय सोल्जर्स की तुलना में। तो ये सारे ही कंडीशन जो हैं वो कहीं ना कहीं इंडियन सोल्जर्स को, है ना, इंडियन जो लोग मिलिट्री में थे उन लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करने में प्रोवोक किया, इनकरेज किया, और ये सही समय की तलाश में थे कि कब हमें सही समय मिलेगा कि हम इनके अगेंस्ट जो है विद्रोह कर लेंगे, है ना। अब ये सही समय आ गया। ये सही समय कैसे आया, आ जाते हैं हम लोग लास्ट कॉज, दैट इज इमीडिएट कॉज पे। ठीक है, इमीडिएट कॉज बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इमीडिएट कॉज क्या था, 1856 में पहले जो पुराना मस्केट हुआ करता था, ठीक है, उस मस्केट को रिप्लेस कर दिया गया, और रिप्लेस करने के बाद क्या कर दिया गया, नया इनफील्ड राइफल जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया ब्रिटिश आर्मी में। ठीक है, ये नया इनफील्ड राइफल जो था वो क्या था, ग्रीस्ड होता था, ग्रीस्ड कार्ट्रिज। पहले क्या होता था, ये क्यों ऐसा चेंज लाया गया, क्योंकि ये जो नया इनफील्ड राइफल है वो ज्यादा एफिशिएंट हुआ था, इसको कैरी करने में कम समय लगता था, इसको एक्टिवेट करने में कम समय लगता था। लेकिन ऐसी अफवाह उड़ी, ये जो नया राइफल जो इंट्रोड्यूस किया गया 1856 में, तो ऐसी अफवाह उड़ी कि इस नए राइफल को यूज करने के लिए जो कार्ट्रिज होता है उस कार्ट्रिज को पहले मुंह से हम लोगों को खोलना पड़ता है। ठीक है,
और वो ग्रीस्ड कार्ट्रिज होता था, वो ग्रीस जो था, वो लुब्रिकेंट जो था, जिसपे वो जिसको हम लोग मुंह से खोलते थे, दैट वाज मेड अप ऑफ द फैट ऑफ पिग एंड काउस। ऐसी ऐसी अफवाह उड़ी कि वो ग्रीस्ड कार्ट्रिज था, और वो ग्रीस्ड कार्ट्रिज तो जो था वो किस चीज से बना हुआ था, वो गाय और सूअर के चर्बियों से बना हुआ था, उसके लुब्रिकेंट से बना हुआ था। तो आप जानते ही हैं कि गाय जो है वो हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, पूजनीय है। और वहीं पर सूअर जो है, पिग, जिसको कि मुस्लिम धर्म में हराम माना जाता है, उसको दूर से ही लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो ये दोनों ही चीज, अब वहां पे मिलिट्री में कौन थे, ज्यादा से ज्यादा हिंदू और मुस्लिम ही थे, और ये दोनों के ही सेंटिमेंट को, रिलीजियस धार्मिक सेंटिमेंट को क्या कर रहा था, हर्ट कर रहा था बहुत ज्यादा। तो लोग जो है काफी ज्यादा उग्र हो गए। और इसी क्रम में जो है 19th बटालियन जो था, है ना, 19th नेटिव बरहमपुर, जो कि बंगाल में पड़ता था, वहां के सिपाहियों ने इसको यूज करने से मना कर दिया। ठीक है, ऐसा कब हुआ? ऐसा हुआ 26 फरवरी 1857 में। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कहां पे, 1857 में, जहां से हमारा स्टार्ट हुआ है 10 मई 1857 तक चलेंगे। तो 26 फरवरी में 19th नेटिव के जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स, उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम लोग इसको यूज नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे धार्मिक आस्था के खिलाफ है। ठीक है, अब जैसे ही वहां पे मना किया गया, तो उन लोगों को उस वहां पे बरहमपुर का जो ट्रुप था उसको बैन कर दिया गया कि नहीं, अब आप एक्टिवेटेड नहीं है, आपको हम नहीं रखेंगे। अब इसके चलते क्या होता है कि 29 मार्च 1857, ठीक है, 29 मार्च 1857, ये सब खबर जो है ये धीरे धीरे फैलती थी। तब मोबाइल तो था नहीं कि तुरंत पता चल जाए, तो धीरे धीरे खबर फैलते हुए 29 मार्च, 4 हफ्ते लग गए इस खबर को आते हुए। कहां पर? बैरकपुर में। बैरकपुर में एक मंगल पांडे नाम का व्यक्ति था, मंगल पांडे नाम का सिपाही था, जिसे ये बात मालूम चलती है और वो अपना आपा खो बैठता है। वो इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, और डायरेक्टली वो क्या करता है, 2 ब्रिटिश एडजस्टेंट पे हमला कर देता है, ब्रिटिश ऑफिसर्स पे वो हमला कर देता है। ठीक है, और इसलिए उसको क्या किया जाता है, मंगल पांडे के खिलाफ जो है बहुत सारे सबूत मिलते हैं, बिना किसी को कंसल्ट किए हुए उसने यह काम किया था। इस वजह से 8 अप्रैल 1957, 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दिया गया, उनको फांसी की सजा दे दी गई। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं इमीडिएट कॉज में क्या क्या हुआ, एक बार ध्यान से देखेंगे। 1856 में इनफील्ड राइफल, नया इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस किया गया। नया इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस करने की वजह से लोग, एक अफवाह उड़ी कि वह उसमें जो कार्ट्रिज होता है वो ग्रीस्ड कार्ट्रिज है, जो कि गाय की चर्बी और सुअर की चर्बियों से बनाया जाता है, उसका लुब्रिकेंट होता है उसमें यूज। और ये गाय और सुअर दोनों ही जो हैं धार्मिक रूप से अगर देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदुओं के लिए गाय जहां बहुत विशेष महत्व रखता है, वहीं पे सुअर जो है वो हराम है। तो दोनों के ही रिलीजियस सेंटिमेंट जो है बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो रहा था। तो इन लोगों ने, अब देखेंगे डेट को याद रखेंगे, ऑन 26 फरवरी 1857 को बरहमपुर, है ना, 19वीं बटालियन ने इसको यूज करने से मना कर दिया। ठीक है, तो उस बटालियन को डिसबैंड कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, ब्रेक कर दिया गया। अब क्या किया गया, अब आ जाते हैं, ये खबर पहुंचते पहुंचते 29 मार्च हो जाता है, जहां बैरकपुर में मंगल पांडे नामक जो सिपाही था वो गुस्से से अपना आपा खो बैठता है इस बात को सुनते ही कि हमें ये कार्ट्रिज जो है वो मुंह से खोलना पड़ता है। और इस गुस्से से वो क्या करता है, ब्रिटिश के 2 ऑफिसर्स को हमला कर देता है, 2 ऑफिसर्स पर हमला कर देता है, जिसके फलस्वरूप 8 अप्रैल 1857 उससे फांसी की सजा दे दी जाती है। अब क्या होता है कि इस खबर को फिर मेरठ पहुंचते पहुंचते, मेरठ में, ठीक है, मेरठ पहुंचते पहुंचते ये खबर लग जाती है कितने दिन, और 1 महीने लग जाता है, 4 हफ्ता लग जाता है, 9 मई को, 9 मई, है ना। मेरठ में जो सिपाही थे, 85 सिपाही थे, वो 85 सिपाहियों ने मना कर दिया कि नहीं, ये राइफल हम लोग यूज नहीं करेंगे। और फलस्वरूप पनिशमेंट के तौर पर उन 85 सिपाहियों को क्या किया गया, 10 साल का जेल में दे दिया गया। उनको दे दिया गया कि इनको 10 साल के लिए सजा जो है वो दी जाती है। अब जैसे ही ये घटना घटी कि वहां पे मेरठ में, आप जान ही रहे हैं, अभी बताया गया था कि उधर जो है ब्रिटिश
ट्रूप बहुत कम थे, इंडियन सोल्जर्स ही ज़्यादा थे। तो इंडियन सोल्जर्स जो है वो बहुत गुस्से में आ गए कि हम अपनी बात को नहीं रख सकते हैं और हम लोगों को डायरेक्टली जो है वो जेल में भेज दिया जाता है। उन 85 सिपाहियों को छुड़ाने के लिए पूरी की पूरी ट्रूप जो है वहाँ पहुँच जाती है और मेरठ में पहुँच के उन लोगों को वहाँ पे जेल वेल में आग लगा के जो भी सामने आते हैं उनको मार दिया जाता है और इन 85 सिपाहियों को छुड़ा लिया गया। ठीक है। और 9 मई को इन 85 सिपाहियों को छुड़ाने के बाद ठीक उसी के अगले दिन 10 मई 1857 को ये सभी सिपाही जो है वो कहाँ पहुंच जाते हैं, वो दिल्ली पहुंच जाते हैं, जहां से ये शुरू होता है 10 मई 1857, है ना। 10 मई 1857 को ये पहुंच जाते हैं दिल्ली। वहां पे वो लोग सीधे कांटेक्ट करते हैं, पूरी तरह से दिल्ली को अपने कैप्चर में कर लेते हैं और उन्हें कांटेक्ट करते हैं। वो लोग कांटेक्ट करते हैं किनको, जो पुराने मुगल के बादशाह थे, बहादुर शाह जफर को, और वहां पे कांटेक्ट किया जाता है और पूरी तरह से दिल्ली को अपने कैप्चर में ले लिया जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिनों तक चलता नहीं है। 4 महीने के अंदर वापस जो है वहाँ पे ब्रिटिश जो है वो आ जाते हैं और उसको वापस रिकैप्चर कर लेते हैं। और इसी के फलस्वरूप चूंकि बहादुर शाह जफर को अगेंस्ट में, ब्रिटिश के अगेंस्ट जाते हुए देखा गया, तो पनिशमेंट के तौर पे क्या किया जाता है कि उन्हीं के बेटे को, उनके 2 बेटे को उनके सामने गोली मार दी जाती है। और इस तरह से देखा जाएगा कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो काफ़ी क्रूअल बिहेव कर रहे थे और अब ये रिवॉल्ट कहीं रुकने वाला नहीं था, क्योंकि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इस विद्रोह में मिलिट्री का हो रहा है, सिपाहियों का हो रहा है। इसलिए इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने पूरी कहानी को देखा कि कैसे इमीडिएट कॉज जो है वो तुरंत 10 मई 1857 को वो रिवॉल्ट का रूप ले लेती है। और इस तरह से जहाँ जहाँ हमारे भारतीय सिपाही थे, मिलिट्री थी, जहाँ जहाँ जिनके साथ बदसलूकी हुई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लिया गया था, सब्सिडियरी अलायंस के तहत जिनके साथ धोखा हुआ था, सभी लोग एक साथ होते हैं। ये पहली बार था कि लोग अपने राज्य के लिए नहीं लड़ रहे थे बल्कि अपने देश के लिए लड़ रहे थे। और राइज ऑफ नेशनलिज्म जो चैप्टर आपके CBSE 10th में मिलता है कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, वो यहाँ से शुरू होता है कि पहली बार ब्रिटिशर्स ने ये देखा था कि हाँ किस प्रकार सारे भारतीय एक हो गए थे, सभी अपने राष्ट्र के लिए एक हो गए थे। और इस एक होने के क्रम में ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा और इसके फलस्वरूप उन्होंने कई सारे चेंजेस जो है भारत में फिर से इस्टेब्लिश किए। उन चेंजेस को हम लोग कोशिश करेंगे अगले वीडियो में देखने का। ओके, तब तक के लिए इस वीडियो को देखें। कहीं पर भी अगर समझने में दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।